हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हमारी कक्षा 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम की ये अगली क्लास है, जिसमें हम अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व उसका अगला टॉपिक करेंगे। और टॉपिक का नाम है आपका एक धारावाही या ऋजुरेखीय चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। इसके पहले हम एन फेरो वाली कुंडली के केंद्र पर और अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कर चुके हैं। वो पुरानी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसमें देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखें क्वेश्चन क्या है आज का, कि अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मतलब एक आपका एक चालक है जिसकी लंबाई अनंत है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और उसके कारण इसमें अगर धारा प्रवाहित हो रही है इस चालक में, तो इसके कारण किसी बिंदु पर, मतलब इसके चारों ओर कहीं भी किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो आपको बताना है, ठीक है। तो किस तरह से हम पहले हम चित्र बनाएंगे कि हमने बना लिया कि एक्स वाई एक धारावाही चालक है। जो एक्स वाई क्या है, एक धारावाही चालक है जिसमें क्या प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब इस चालक के कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर, ए दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, ठीक है ना। इस चालक के एक छोटा सा भाग हमने ले लिया, कौन सा, ए बी क्या ले लिया, इस चालक का एक छोटा सा भाग, मतलब उसे हम बोलेंगे अल्पांश, ठीक है। अल्पांश का ले लिया अपने ए बी, मतलब पूरे चालक का एक छोटा सा भाग। देखो इस तरह से आपका डायग्राम है कि ये आपका एक चालक है, इसमें इधर यहाँ से लेके यहाँ तक एक बिंदु इस तरह से, ठीक है। अगर हम धागे बांधते हैं तो ये चारों ओर क्या होगा, बराबर, इसलिए हमने इसको भी आर लिखा और इसको भी क्या लिखा, आर लिखा, ठीक है ना। तो जो अल्पांश है वो छोटा सा है जिसकी लंबाई कितनी है, DL है ना। आगे और उससे बिंदु P की दूरी कितनी है, R है। एक बिंदु D है जो बिल्कुल बीचों बीच में है, इससे इस बिंदु P की दूरी कितनी है आपकी, A है, ठीक है। अब ये अक्ष है, अक्ष के ऊपर जो ये आपका पूरा एंगल बन रहा है, कहाँ से, X से लेके तो P वाले ये पूरा जो एंगल बन रहा है वो कितना है, φ1 है। और इस अक्ष के नीचे है ना, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये वाला, ये कितना है आपका, φ2 है। और फिर इन दोनों अल्पांशों के बीच जो एंगल बन रहा है ना बिंदु P पर, वो कितना है आपका, d फाई है, ठीक है ना। यहाँ से बिंदु B से हमने एक लंब डाल दिया, किस पर, AP लाइन पर, तो वो आपका लंब क्या हो गया, BC हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका लंब हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका चित्र बनेगा और वही हमने थ्योरी में लिखा हुआ है। देखो आप, माना एक्स वाई एक सीधा धारावाही चालक है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इसके बिंदु P जो है आपका, ये इसके अक्ष से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए चालक एक्स वाई, जो आपका एक्स वाई, उसको छोटे छोटे अल्पांशों में क्या कर लिया हमने, विभाजित कर लिया। अब इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम अल्पांश कौन सा, AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। कौन से नियम से आएगा, ये बायो-सेवर्ट के नियम से आएगा ना, ठीक है। कौन से नियम से चलता है ये आपका, बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से। बायो-सेवर्ट का नियम हमने पढ़ा है, क्या होता है आपका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किससे दर्शाते हैं, dB से। dB बराबर μ0/4 पाई I बहने वाली धारा, DL अल्पांश होता है। देखो यहाँ अल्पांश की लंबाई कितनी है, AB अल्पांश है और उसकी लंबाई कितनी है, DL है। IDL साइन थीटा, इनके बीच बनने वाला कोण होता है साइन थीटा, और बटे में कितना आएगा आपका, R², ठीक है। इनके बीच की, मतलब अल्पांश से बिंदु P की दूरी क्या कहलाएगी आपकी, R² कहलाएगी, ठीक है। इस तरह से तो ये आपका बायो-सेवर्ट के नियम से हो गया। अल्पांश की लंबाई अगर हम DL की जगह और कुछ मानते तो यहाँ आपका अल्पांश की लंबाई चेंज हो जाती है। ये इक्वेशन क्या हो गया आपकी, फर्स्ट हो गई, ठीक है। ये आपका आ गया। अब यहाँ से अपने को साइन थीटा का मान निकालना है। तो एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, देखें आप, त्रिभुज, ट्रेंगल है ना, ये समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज कौन सा, ABC में, तो समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको ABC इसमें, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू होती है
साइन थीटा इज इक्वल टू लंब, इसका लंब कितना है, देखो ये अपन ने लंब डाला तो लंब कितना है BC और बटे कर्ण, समकोण के सामने जहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके सामने वाला क्या होता है, कर्ण, मतलब कर्ण क्या है आपका AB है, क्या है AB, ये लंब बटे कर्ण हो गया, ठीक है। साइन थीटा इसका बटे 1 ले लिया और बराबर BC तो आपका ऐसे कैसे रहेगा, और AB की वैल्यू कितनी है, अल्पांश की लंबाई कितनी है DL, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो BC बराबर क्या आ जाएगा आपका, BC इज इक्वल टू हो जाएगा DL साइन थीटा। इक्वेशन क्या हो गई आपकी, सेकंड हो गई, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई, क्या किसका मान आ गया आपका, BC का मान आ गया, ठीक है। अब एक ऐसा ट्रायंगल देखना है जिसमें अब वापस आपका BC आए, ऐसा ट्रायंगल देखना है तो एक देखो ट्रायंगल त्रिभुज कौन सा, BCP, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज BCP में एक फॉर्मूला होता है आपका कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। इससे अपन इसमें कोण का मान निकालेंगे। देखो त्रिभुज कौन सा आपका BCP, ये वाला त्रिभुज है, इसमें कोण कितना बन रहा है, देखो ये D फाई कितना बन रहा है आपका, D फाई कोण बन रहा है ना। और चाप क्या है, देखो ये केंद्र है तो ये वाला क्या कहलाएगा, ये एक सर्कल बना सकते हैं, मतलब ये आपका क्या कहलाएगा, BC क्या है चाप, और त्रिज्या कितनी है आपकी R है, ठीक है। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो क्या हो जाएगा आपका, कोण कितना है D फाई इज इक्वल टू चाप कितना है BC और त्रिज्या कितनी है R, ठीक है। इतना हो गया आपका। यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो R की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका बटे अगर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से R इज इक्वल टू देखो सॉरी R नहीं BC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका R D फाई, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, थर्ड हो गई। अब देखो समीकरण कौन कौन से को, 2 और 3 में देखो ये भी BC के बराबर आपका DL साइन थीटा और ये BC के बराबर क्या है R D फाई है। समीकरण 2 और 3 की तुलना कर दे, समीकरण किस किस की, 2 व 3 से तुलना कर रहे हैं। तुलना करने पर क्या होता है, अगर इनके LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाता है, मतलब DL साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, R D फाई के बराबर। तो लिख सकते हैं DL साइन थीटा इज इक्वल टू R D फाई, ये हो गया बराबर। अब देखो इस DL साइन थीटा का मान यहाँ से, ये इक्वेशन फर्स्ट में आपको यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ, ठीक है। ये DL साइन थीटा इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं, तो समीकरण कौन से मान रखते हैं, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में DL साइन थीटा का मान रखने पर, ठीक है। अब देखें अगर मान रखते हैं तो क्या आएगा आपका, DB चलेगा ऐसा कैसे, इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई, ये भी चलेगा, I भी आपका रहेगा, ठीक है। बस DL साइन थीटा क्या जाएगा आपका, R D फाई जाएगा, R D फाई, और बटे में कितना है R स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह पे R D फाई आ गया, बटे में R स्क्वायर है, इस R से ये R कैंसिल, ठीक है। तो DB की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, DB इज इक्वल टू आ गया म्यू नोट बाय 4 पाई I D फाई, R कैंसिल हो गया और बटे में कितना बचा, ओनली R। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, 3 हो चुकी थी तो ये हो गई 4, इक्वेशन 4 हो गई, ठीक है। अब इसको आगे हम बढ़ाएंगे, देखें आप, ठीक है। अब एक त्रिभुज लेंगे आप, त्रिभुज कौन सा, यहाँ से त्रिभुज BDP, ठीक है। तो त्रिभुज BDP, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, R की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब R की वैल्यू चाहिए तो ये वाला त्रिभुज लेंगे, इसमें किससे मान निकाले वो देखना है आप लोग, ठीक है। मैं ये वाला लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, है ना, ठीक। तो आपका क्या होगा, कोस किसकी वैल्यू निकलेगी, क्योंकि हमें क्या दिया, आधार और कर्ण दिया है, ठीक है ना। लंब कर्ण आधार होता है, तो आधार दिया है और कर्ण दिया है, ठीक है। तो आधार और कर्ण किस में होता है, कोस थीटा में। तो चूंकि कोस थीटा ये क्या आएगा आपका, यहाँ फाई, एंगल क्या आपका है फाई, बराबर आधार बटे कर्ण, ये आपका फॉर्मूला हो गया। वैल्यू रख दो, सॉरी, कोस फाई इज इक्वल टू
आधार कितना है A और कर्ण कितना है R। तो ये हो गया। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अगर R की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये A बटे में जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से R की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या जाएगा, R इज इक्वल टू A बाय कोस फाई, ठीक है। ये आ गया आपका R की वैल्यू। समीकरण कौन से मान रखते हैं अपन, समीकरण 4 में, समीकरण 4 में मान रखने पर किसका, R का। तो देखो यहाँ अगर मान रखेंगे तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई, तो आपका चल रहेगा कॉन्स्टेंट राशि, आई डी फाई भी आपका ऊपर है, ठीक है, और नीचे R की जगह पे कितना आ जाएगा आपका, ये जाएगा A कोस फाई, A कोस फाई, इतना आ गया आपका R की जगह पे, ठीक है ना। चलो अब ये तीसरा बटे ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा, डी बी इज इक्वल टू, समीकरण बन रहा है आपका म्यू नोट बाय 4 पाई, आई तो आपका है लेकिन ये ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा, कोस फाई ओ बटे A और डी फाई, ठीक है, इतना। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमें एक अल्पांश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकली, अब हमें कुल तीव्रता निकाली, पूरे चालक के कारण कुल तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो बिंदु P पर कुल तीव्रता है ना, ऐसा लिख सकते हैं, बिंदु P पर कुल तीव्रता, कुल तीव्रता कैसे निकलेगी उसके लिए ध्यान दें। देखो आप, है ना, कुल तीव्रता निकालने के लिए देखो यहाँ से डी हटेगा तो क्या लगेगा, समाकलन। तो B इज इक्वल टू समाकलन, ठीक है, म्यू नोट बाय 4 पाई, लिमिट भी रहेगी, आई कोस फाई डी फाई बाय A, ऐसा लिखा है, ठीक है। अब देखो लिमिट क्या लगेगी, पूरा निकाल रहे x से लेके y तक, तो x से लेके y तक कितने एंगल में बटा हुआ है, यहाँ से x से लेके d तक, मतलब ये वाला कितना एंगल है, फाई 1, और ये वाला कितना एंगल है आपका, फाई 2। तो लोअर लिमिट आपकी कितनी है, फाई 2, लेकिन ये अक्ष के नीचे है तो क्या आएगा, माइनस फाई 2, है ना, और जो आपका फाई 1 है वो अक्ष के ऊपर है तो क्या आएगा, प्लस का फाई 1, तो माइनस फाई 2 से फाई 1। अभी आपका पूरे चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल आई। पहले हमने एक अल्पांश के कारण निकाली, अब कुल पूरे चालक के कारण निकाल रहे हैं। ये सब कॉन्स्टेंट राशि बाहर जाएगी, बस केवल इसका समाकलन होगा। तो B इज इक्वल टू, है ना, क्या, म्यू नोट बाहर आ गया और 4 पाई, आई बाहर आ गया और बटे में A, समाकलन होगा किसका, लिमिट लगी रहेगी जब तक समाकलन ना हो, कोस फाई का और डी फाई, ठीक है। अब देखो B इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई, आई बटे A, और ये समाकलन जैसे होता है तो लिमिट आगे लग जाती है, माइनस फाई 2 से फाई 1, ये लिमिट आगे लग गई। और समाकलन, कोस का समाकलन क्या होता है, ठीक है ना। देखो साइन का अवकलन और समाकलन एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। कोस का समाकलन होगा साइन, क्या होगा, साइन, कितना होगा, साइन होगा, ठीक है। तो देखते हैं अपन कोस का समाकलन और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, है ना, कोस का समाकलन कितना होगा, साइन फाई, क्या होगा, साइन फाई। अब हम क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे, है ना, B इज इक्वल टू म्यू नोट बटे 4 पाई, आई बटे A तो है ही आपका, लिमिट रखाई, कैसे लिमिट रखाती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट मतलब ये, सबसे पहले फाई की जगह पे ये अपर लिमिट रखेंगे फाई 1, तो यहाँ जाएगा आपका साइन फाई 1, फिर बीच में आता है माइनस लोअर लिमिट, है ना, लोअर लिमिट कितनी है आपकी, देखो साइन तो है आपका ये माइनस फाई 2, तो साइन ब्रैकेट के अंदर माइनस फाई 2, ये हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दी। इसको बड़े इसमें ब्लैक ब्रैकेट में कर दें ताकि क्लियर दिखे। ये आपकी हमने क्या रख दी, लिमिट रख दी, ठीक है। अपर लिमिट फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट ऊपर वाली लिमिट रखी फाई की जगह पे फाई 1, फिर माइनस लगाया, फिर नीचे वाली लिमिट रखी फाई की जगह पे माइनस फाई 2। अब यहाँ आपका B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आप, म्यू नोट बाय 4 पाई, ये तो आपका ऐसा कैसे आई बटे A, और ये साइन फाई 1, और ये माइनस, और क्यों, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, ये लिखा है साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, मतलब वो माइनस यहाँ जाएगा आगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो साइन क्या हो जाएगा आपका फाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपकी इकाई क्या है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारा व्यंजक हो गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है।
इतना हो गया। अब इसमें स्थितियाँ पूछते हैं, ठीक है, कौन कौन सी स्थितियाँ होती है, 2 स्थितियाँ होती है, दोनों को हम बताते हैं, ठीक है। तो देखें आगे, देखें अब अगर 2 स्थितियाँ हैं, ठीक है। पहले तो आपका समीकरण 6 बन गया था, सॉरी 5 बन गया था, है ना। अब इसमें अपन मान रखेंगे, सबसे पहला स्थिति फर्स्ट है जब बिंदु पी चालक के बीच में हो। देखो ये जो बिंदु पी है ना, ये आपका चालक है, तो ये चालक के बिल्कुल बीचों बीच होता। तो देखो यहाँ से ऊपर भी कितना 90 डिग्री कोण बनेगा, मतलब जो आपका ये वाला एंगल है ना, ये भी कितना होगा 90 होगा, और नीचे वाला भी कितना होगा 90 होगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो φ1 होगा वो किसके बराबर होगा, φ2 के बराबर होगा, और दोनों की वैल्यू कितनी होगी π/2, मतलब 90 डिग्री। पाई मतलब होता है 180 रेडियन में, ठीक है। y2 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 90 आएगा, ठीक। तो समीकरण कौन से हम बात कर रहे हैं, समीकरण 5 से। समीकरण 5 से हम वैल्यू रख देते हैं φ1 और φ2 की। तो b = μ0/4π, ठीक है, I/a, ये तो आपका चल ही रहा है ना। ब्रैकेट साइन φ1 की वैल्यू कितनी है आपकी π/2, प्लस साइन φ2 की वैल्यू कितनी है π/2। तो ये आपका, अब हमें पता है कि जो साइन π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, साइन 0 0, साइन 90 कितना होता है 1 होता है। तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, b = μ0/4π I/a, और इंटू यहाँ भी 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो कितना हो गया आपका 2। तो b = μ0/4π, ठीक है, I, और ये 1/1 कितना होगा 2, तो 2I/a ऐसा लिख सकते हैं। 1/1 कितना होगा 2, तो 2I/a ऐसा लिख सकते हैं, है ना। और आप चाहो तो ये 2 से 4 काट सकते हो, 2 से 4 काट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, b = हो जाएगा μ0/2π, क्योंकि 4 काटेंगे 2 बार कटेगा, 2π, और I/a वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका व्यंजक आ गया जब बिंदु P कहाँ है, बीच में है, ठीक है। अब अगली कंडीशन, जब बिंदु P कहाँ हो, चालक के सिरे पर हो। सिरे पर मतलब ये जो बिंदु P है, या तो इस सिरे पर हो, या ही इस सिरे पर, दोनों में से किसी एक सिरे पर हो, ठीक है ना, ठीक है। तो अब क्या होगा आपका, तब क्या हो जाएगा, तब जो φ2, देखो φ1 तो कितना हो जाएगा π/2 मान लो, और फिर φ2 कितना हो जाएगा आपका 0। क्यों, मान लो इस सिरे पर है तो φ1 का मान तो 90 होगा, लेकिन φ2 नहीं रहेगा, मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। φ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वापस समीकरण कौन से समीकरण 5 से वैल्यू रख देते हैं, b = μ0/4π I/a, और साइन यहाँ तो जाएगा π/2, और प्लस साइन यहाँ आ जाएगा 0, साइन 0, चूँकि साइन 0 बराबर कितना होता है 0 ही होता है, ठीक है। साइन π/2 को तो अभी बताया था 1 होता है। तो b = कितना हो जाएगा μ0/4π I/a, यहाँ जाएगा 1 + 0, ठीक है। 1 + 0 मतलब 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा आपका b = μ0/4π I/a, है ना, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका व्यंजक आ गया। तो पूरा क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में इस तरह से भी आ सकता है कि बायो-सैवर्ट का नियम दीजिए और इसकी सहायता से एक सीधे धारावाही चालक या अनंत लंबाई के चालक या रेखीय चालक में बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हम इस तरह से हम करेंगे, सबसे पहले बायो-सैवर्ट का नियम देंगे जो हमने पुरानी क्लासों में करवा दिया है, और उसके बाद इस तरह से आपका सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन अगर आपसे स्थिति पूछे कि अगर जो बिंदु P चालक के बीच में हो तब क्या करेंगे, तब व्यंजक क्या होगा, तो ये होगा। और जब बिंदु P चालक के सिरे पर होगा तब व्यंजक कितना होगा, इतना होगा। इस तरह से हम दोनों तरह से पूरा आपका क्वेश्चन कर सकते हैं। जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हम उसका आंसर लिखेंगे। इसी तरह की अगर अच्छी क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।